Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. So, my dear student, we will complete NCRT chapter wise Crystal and Clear series. It's presented by me, Anjum Khushi. मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमने अभी तक कंप्लीट ज्योग्राफी क्लास 6 क्लास 7 कर चुके हैं एंड क्लास 8 हम कर रहे हैं। क्लास में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 5 देखेंगे इंडस्ट्रीज। तो मुझे ये बताइए इंडस्ट्री के बारे में आप जब सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है? व्हाट इज़ अ इंडस्ट्री? राइट इन अ कमेंट्स बॉक्स। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इंडस्ट्री क्या है और किस तरीके की है, कितने प्रकार की है, कितने टाइप की है एंड क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे आप इंडस्ट्री का। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे ये बताइए कि जो आप कॉपी पेन या रजिस्टर या फिर अपनी नोटबुक यूज़ करते हैं ये कैसे बनती है और ये आप लोगों तक किस तरीके से पहुंचती है, आप लोगों को पता है? अगर आपको पता है देन डेफिनेटली यू विल गिव मी आंसर इन आवर कमेंट्स बॉक्स सो दैट आपके आइडियाज़ हम लोग देख सकें। चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी हम नोटबुक यूज़ करते हैं या जो भी पेपर यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जिस भी तरीके का हमारे पास नोटबुक हुई या फिर पेपर हुआ, वो कहाँ से आता है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास कहाँ से आता है? इट वॉज कट डाउन, ट्रीज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प माइल। जो पल्प मिल है हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। जो ट्रीज़ है, ट्रीज़ का एक पार्ट है और जो हम उसे कट करते हैं देन हम ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल में हम भेज देते हैं एंड देयर द वुड ऑफ ट्रीज वाज प्रोसीड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। और फिर ये जो प्रोसेस होता है ये वुड से पल्प में कन्वर्ट हो जाता है एंड वुड पल्प वाज मिक्स विद केमिकल एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन। तो हमारे पास क्या सबसे पहले क्या हुआ कि पहले हमने पेड़ को कट किया, देन हमने ट्रांसपोर्टेड किया एंड पल्प मिल में जहाँ पर वो मिल में बनता है उस मिल में हमने ट्रांसपोर्टेड किया। देन हमने क्या किया, जो वुड की जो प्रोसेसर है उसे हमने कन्वर्ट करने की कोशिश करी इनटू वुड पल्प में एंड फिर हमने क्या किया, जो वुड पल्प है उसे हमने किस में मिक्स किया, केमिकल में किया एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन। और हमने फिर बाय मशीन के थ्रू हमने पेपर में चेंज किया एंड पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वाज यूज्ड टू प्रिंट एंड लाइन ऑन द पेजेस। आप जो लाइनिंग देखते हैं ना अपनी बुक्स में, तो यहाँ पर कहाँ पर होती है, ये हम इंक से और प्रेस करते हैं सो दैट केमिकल वगैरह का यूज़ करके और उसमें लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं। The pages were then bound into form of notebook and packed and sent to the market for sale। और फिर ये मार्केट में सेल होकर आप तक आती है। आप मार्केट में शॉप पर जाते हैं और फाइनली आप बुक नोटबुक को खरीद लेते हैं, है ना, और आपके हाथ में नोटबुक आ जाती है। ये प्रोसेस होता है इस तरीके का। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती है अपने आसपास में। आपके आसपास में किस तरीके की इंडस्ट्री है जिसे आप जानते हैं, पहचानते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, लास्ट क्लास में बात की थी प्राइमरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर के बारे में एंड टर्शियरी सेक्टर के बारे में। आप लोगों के माइंड में ये सिर्फ होना चाहिए कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है दैट इज ओल्ड सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ है या मैन्युफैक्चरिंग है तो हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं। जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी चीज़ हम बनाते हैं
रॉ मटेरियल से हम जो चीज़ न्यू चीज़ में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैन्युफैक्चर। और जब वो मैन्युफैक्चर हो जाती है देन वो सेल करते हैं या फिर किसी तक पहुंचाते हैं दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। तो आप लोग मुझे प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन ज़रूर बताएं इन अ कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे। चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। आप लोग ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप कॉटन के कपड़े पहन रहे हैं या आप कोई भी कपड़े पहन रहे हैं तो आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल खरीदते हो और पहन लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। सबसे पहले वो रॉ मटेरियल होता है, देन उसे उसमें एक बनाने की प्रोसेस होती है, देन आप तक मार्केट तक पहुंचता है और मार्केट से फिर आप लेकर आते हो और पहनते हो, उसे एंजॉय करते हो, चाहे आप टी शर्ट हो या फिर सूट सलवार हो, साड़ी हो, कुछ भी आप पहनते हैं ना। सो एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस, कोई भी चीज़ बनने में ये सारा प्रोसेस लगता है। जिस भी इंडस्ट्री में वो जाता है, जिस भी जगह वो जाता है और मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पर, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री, है ना। दीज रिप्रेजेंट टू स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोसेस। देख लेते हैं। पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन। जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं ये किससे बनते हैं? कॉटन से। एंड हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। In this way, finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. So इसी तरीके से, जिस तरीके से रॉ मटेरियल का हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसका फर्निश्ड प्रोडक्ट ना बन जाए। आज हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे कि आप टेक्सटाइल में देखें, पहले लोग क्या करते थे, उसे स्पिनिंग करते थे, है ना। और आज न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम काम को बहुत फास्ट कर चुके हैं। तो रॉ मटेरियल तभी बेनिफिशियल है, तभी वैल्यूएबल है जब हम उससे मैन्युफैक्चर करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाएं। जैसे कि आलू है, आलू से हम चिप्स बना देते हैं और वो मार्केट में पैक होकर हम तक आती है और हम उसे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। इंडस्ट्री के बारे में और अच्छे से जान लेते हैं। इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में मिनरल्स के बारे में बताया था, तो आप मिनरल्स के कुछ एक दो एग्जांपल्स मुझे बताएं जिसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड देन फिर उसका फाइनल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप मुझे एग्जांपल्स दीजिए। Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider also. First of all, if we talk about classification of industries, तो हम तीन तरीके से हम क्लासीफाइड करते हैं इंडस्ट्रीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल, जिसमें हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, देन साइज एंड ओनरशिप। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हमें नेचुरल तरीके से मिलता है। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट, ये नेचुरल है, एंड अगर हम एग्रीकल्चर के थ्रू लेते हैं वो भी नेचुरल है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस से लेते हैं दैट इज ऑल्सो नेचुरल। जो हमें, जो सुप्रीम पावर है उसने जो हमें दिया है रिसोर्सेज, उन्हीं से हम फिनिश्ड प्रोडक्ट या वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था कि जो पेपर है वो हमें कहाँ से मिलता है। जो ये पेपर है हमें वो भी ट्रीज से मिलता है, जो ट्रीज की वुड है उसकी पल्प से मिलता है, और वो पल्प हम इंडस्ट्री में भेजते हैं। इंडस्ट्री में हम, जहाँ पर वो इंडस्ट्री मिल होती है, वहाँ से उसमें पल्प को निकालते हैं। पल्प से निकालने के बाद हम उसे केमिकल में के साथ कंपोजिशन मिलाकर उसे हम पेपर बनाते हैं, और पेपर से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और पेपर का हम रिसाइकिल भी करते हैं। ठीक है। तो हमारे जो फॉरेस्ट कम ना हो, हमारी जो ट्रीज वो कम ना हो, तो और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो कट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेपर को सेव करना होगा। जो आप लोग यूज़ करते हैं, आप लोग कई बार ऐसा करते हैं कि एक पेज लिया और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसे फाड़ देते हैं। तो उसे फाड़ना नहीं है, उसे बेचना है।
आप उसे सेव करके और उसे बेच दो, सो दैट आराम से वो रिसाइकल होकर आ जाए। ठीक है, तो कोई भी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं, हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जाते हैं। एग्रो बेस्ड भी हो सकता है, ये मिनरल बेस्ड भी हो सकता है। लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी, उससे पहले हमने मिनरल्स के बारे में बात करी थी। और मैराइन बेस्ड हम यहाँ पर देख लेते हैं, फॉरेस्ट बेस्ड होता है। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमें रॉ मटेरियल देते हैं। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमें क्या क्या आता है, प्लांट्स, एनिमल्स, वेस्ट प्रोडक्ट एज बी से सा रॉ मटेरियल, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल, cotton, textile, dairy product and leather industries are example of agro-based industries। हमें टेक्सटाइल में क्या मिलता है, अगर हम कॉटन से टेक्सटाइल में कन्वर्ट करते हैं और अपने सूट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हम डे टू डे लाइफ में पहनते हैं, चाहे वो शर्ट हो, टी शर्ट हो, लोअर हो, या फिर हमारा सूट हो, साड़ी हो, कुछ भी, है ना। तो ये सब हमारे कहाँ से मिलता है, सबसे पहले हम उसका रॉ मटेरियल लेते हैं और उसकी एक प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग के थ्रू हम गुजरते हैं और तब हमारे पास तक ये शॉप तक रॉ मटेरियल में के रूप में ना पहुंच के ये फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में पहुंचता है और हम लोग मार्केट में जाते हैं और परचेज करते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं या रॉ मटेरियल लेते हैं? तो चलिए हम देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये सारी इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। मैंने आपको लास्ट ही क्लास में जब मैंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया था तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि व्हाट इज़ अ प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज़ अ सेकेंडरी सेक्टर, व्हाट इज़ अ टर्शरी सेक्टर। तो जो भी हमें नेचुरल तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर में आता है ये सब। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। जितनी भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज। तो हम देख लेते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो कौन कौन से बेसिस पर है। लाइक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स ores as their raw material. The product of these industries feed other industries also. Iron ore made from iron ore is a product of mineral based industry. This is used as raw material for manufacturing of number of other products such as heavy machine, buildings, material and railway coaches also. Marine based industries are products from the sea and ocean as raw material. Industry processing seafood, manufacturing fish oil are some example of this. एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ये हमारे काम में आता है। तो अब आपको ये क्लासीफाई करना सीख गए होंगे कि जो हमारी प्राइमरी सेक्टर हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, वो एकदम नेचर से मिलता है और हम उसके लिए उसके बाद रॉ मटेरियल का यूज़ करते हुए हम फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो कि हमें प्रोसेस देखा है। जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं गाइस, तो हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ना करें, उस कॉन्सेप्ट को समझने की भी कोशिश करें। कैसे करेंगे, जब भी आप कोई चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैंने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बताई है प्राइमरी इंडस्ट्री, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन कौन सी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो आप लोगों को अब पता चल चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी एनसीईआरटी पढ़ें तो आप लोगों को 90% रिवाइज तो मैं ही कराऊंगी और साथ ही साथ आपको 10% पर वर्क करना होगा। 10% में जब भी मैं जो भी क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ उसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, सो दैट मुझे आपका से पता रहे कि आप कितना इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, दैट इज़, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्रैक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि एक एनसीईआरटी एक ऐसा सोर्स है, जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो उसमें आप लोगों का बेस मांगता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तब आप उसकी एडवांस बुक समझ में आ सकती है आपको। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर करेंगे और स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप
फिर इस तरीके से कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। तो यही ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्सेप्ट फाउंडेशन कॉन्सेप्ट को ज़रूर इम्प्रूव करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सो दैट हर एक बच्चे तक वो पहुंच जाए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये एनसीईआरटी सीरीज़ मैं आपको फ्री करा रही हूँ और ये फ्री है, और उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दो जो पेड कोर्स करना चाहते हैं और वो पैसों की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, सो दैट अगर एक भी बच्चा सक्सेस होता है तो टीचर उतनी ही बार अपने आप को सक्सेस समझेगा। जितनी बार एक बच्चा सक्सेस होता है उतनी बार टीचर भी अपने आप को सक्सेस मानता है, क्योंकि जब एक बच्चा सक्सेस होगा तो टीचर भी ऑटोमेटिकली सक्सेस होगा। और सेकंड नंबर पर जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है पेरेंट्स के बाद, वो इकलौता टीचर ही है। तो आप लोगों की सक्सेस मेरी सक्सेस आप लोगों की सक्सेस में है, ठीक है। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज इट्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो आप लोग क्या देखते हैं जब भी आप किसी इंडस्ट्रीज में देखते हैं तो साइज देखते हैं, सबसे पहले वहाँ पर जो कैपिटल है वो किस तरीके से इन्वेस्ट किया गया है। सपोज दैट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और अगर मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन में चलाती हूँ तो मुझे सबसे पहले उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। कैपिटल मेरे पास जितना ज़्यादा अच्छा पैसा होगा, जितना अच्छा इन्वेस्ट करूँगी उतने अच्छे ज़्यादा मैं अर्निंग भी करूँगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉई, देन मैं अलग अलग टीचर्स को रखूँगी, और फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मुझे देखना है कि कितनी डिमांड है, किस किस चीज़ की डिमांड है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं पढ़ना, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एक इंडस्ट्री है वो भी इसी बेस पर चलती है, ठीक है। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। आप छोटे से छोटी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप टेक्सटाइल आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे अपने आसपास में छोटी मोटी इंडस्ट्री, एंड लार्ज इंडस्ट्री जो कि हमारे नेशनल लेवल पर जाता है या इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर टाइप ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। आपने देखा होगा जो जनरली लोग क्या करते हैं, जो घड़े होते हैं उनसे बनाते हैं, पोट्स वगैरह बनाते हैं। पोट्स बनाते हैं कैसे, वो एकदम नेचुरल तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है। वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड, और जो हाथ से बनाए जाते हैं, आर्टिशियन जो बनाते हैं, जो टेक्सटाइल वर्क करते हैं, तो ये एक छोटा स्मॉल इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है। बास्केट वेविंग जैसे पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री use lesser amount of capital and technology as compared to large scale industries that produce large volume of product. Investment of capital is high and technology used in superior in a large scale industries. अब हम यहाँ पर बात करें, सिल्क वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल हैवी मशीन आर ऑल्सो कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो अब आपको पता चल गया होगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप एक दो एग्जांपल्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं स्मॉल इंडस्ट्रीज के एंड लार्ज इंडस्ट्रीज के, ठीक है। उसके बाद ऑनरशिप की बात करी थी। ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट सेक्टर, ऑन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो हम देख लेते हैं एक एक को। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसमें हम इंडिविजुअली काम करते हैं, ठीक है, और इंडिविजुअली ग्रुप जो है वो वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। तो देख लेते हैं यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। आपको प्राइवेट सेक्टर देखने को मिल जाते हैं कि मोस्टली लोग अपने आसपास से लोग क्या जाते हैं, प्राइवेट शॉप ओपन कर लेते हैं, दैट इज
वो उनका इंडिविजुअली इंटरेस्ट रहता है, या फिर कुछ ग्रुप के साथ में मिलकर कोई चीज़ ओपन कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। अगर हम पब्लिक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर कौन से सेक्टर आ जाते हैं? यहाँ पर इंडस्ट्रीज ऑन ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंडर में ही वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। नाउ अगर हम बात करें जॉइंट सेक्टर की, तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल ऑल्सो, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं किसी कंपनी के साथ ज्वाइन करती हूँ, या मेरे कुछ ग्रुप मिलकर इंडिविजुअल को ज्वाइन करते हैं, तो जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो शेयर होते हैं, ठीक है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। एंड कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज की बात करें, कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो होती है वो ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, इसके बीच में कॉपरेशन होता है एंड वर्क दोनों करते हैं साथ ही साथ। एंड जैसे कि इसमें एग्जांपल है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ द कोऑपरेटिव वेंचर, ठीक है। आई होप आप समझ गए रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप बिग थम्स अप दिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ आती है कि इम्पोर्टेंट अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज़ है हम उसमें वर्क करते हैं तो हम जहाँ रहते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर हो। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि टाइमिंग का लॉस होगा, हमारे माइंड सेट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें इस पर इफेक्ट करती हैं। तो हम देख लेते हैं एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं उस पर क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले हम उसके लिए रॉ मटेरियल लेंगे, लैंड लेंगे सबसे पहले। देन हम लैंड लेने के बाद कैपिटल उसमें लगाएंगे, लेबर्स लगाएंगे, रॉ मटेरियल्स लेंगे एंड ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, एंड देन वो मार्केट तक पहुंचेगा कोई भी प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो अफेक्ट लोकेशन है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को। तो हम देखते हैं रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर्स, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केट ऑल्सो नियर बाय होना चाहिए। Industries are situated where some all of these factor easily available, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो। Sometime the government provide incentive like subsidies, power, lower support cost, other manufacturers that industries may be लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इस चीज़ के लिए। जब भी आप न्यूज़पेपर देख पढ़ेंगे तो आप लोग सब्सिडीज़ के बारे में देखेंगे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है, ताकि वो अपना बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ, ठीक है। So industries often lead to developed and growth of town and cities also, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटी गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है। जैसे कि इंडस्ट्री सिस्टम की अगर हमने बात की, तो इंडस्ट्री सिस्टम जो है वो इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस है। जब इनपुट इनपुट क्या हो गया, जैसे कि आप शूज़ पहनते हैं, जैसे कि आप ड्रेस पहनते हैं, तो क्या हुआ, जो हमारे चीज़ इसमें कॉस्ट लगी, जो हमारी चीज़ें ली, जो रॉ मटेरियल उसके अंदर लगा, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। और जो भी चीज़ वो बनकर बाहर आई, जैसे कि कॉटन, कॉटन जो है वो एक इनपुट है, और कॉटन से हमारे पास एक ड्रेस बनकर आई खूबसूरत सी, तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। द इनपुट आर रॉ मटेरियल, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड एंड ट्रांसपोर्ट, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, इनपुट हो गई, ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट आर प्रोडक्ट एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट, जिससे हम इनकम ले सकें, ठीक है। इन केस द टेक्सटाइल इंडस्ट्री
The input may be cotton, human labor factors and transport cost also. The process include gaining, spinning, weaving, dyeing and printing. तब हमारे पास ये आता है, ठीक है. The output is a shirt you wear या सूट इज यू वेयर. तो ये सारी चीज़ें हमारे तक आती हैं, ठीक है. स्पेशल काइंड ऑफ रीजंस हमें ज़रूरत होती है जब भी हम इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं. तो देख लेते हैं कि जब हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो किस तरीके के रीजंस हमें देखने को मिलते हैं. और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट सबसे पहले किस कंट्री में हुआ था, ठीक है. ये कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप आंसर देंगे इसका. Industries resume emerge when a number of industries located close to each other. ये सारी चीज़ें each other close होना चाहिए and share benefit of each other closeness. क्योंकि जो हम इंडस्ट्री करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंसान इंडस्ट्री को कर सकता है, चला सकता है, नहीं. क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप होते हैं, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि एक दूसरे से कोलैबोरेट होती हैं, क्लोज होती हैं, सो दैट वो अगर मेरी फील्ड का काम है तो वो मैं कर सकूं और उसका बेनिफिट भी मैं ले सकूं, ठीक है. देन वो ट्रांसफ़र कर देते हैं सेकंड इंडस्ट्री में. तो मेजर इंडस्ट्री रीजन ऑफ वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. आप लोगों को मैं कितनी बार भी मैप दिखा चुकी हूँ, आप आगे भी देखेंगे. नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में आपको देखने को मिलेगा. ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया आप देख लेंगे. तो मेजर इंडस्ट्री रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेचर area near seaport and especially near coal field also. India has several industry regions like Mumbai, Pune cluster, Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Baroda, Chota Nagpur industrial belt and Visakhapatnam contour belt, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंड कोल्लम, तिरुवनंतपुरम में ये देखने को मिलेगा. अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्रीज और ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड नॉलेज ऑल्सो. जो कि हमने अभी देखा कि जो इंडस्ट्री है वो कहाँ कहाँ पर है. नॉर्थ अमेरिका में, मिडल एंड साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है. वेस्टर्न यूरोप मैंने बोला था, तो वेस्टर्न यूरोप में हमें देखने को मिलेगा एंड सेंट्रल यूरोप में हमें देखने को मिलता है. नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है, जैसे सब सारा अफ्रीका में देखने को मिलता है. रशिया में, साउथ एशिया में ये वाली कंट्रीज आती हैं जो कि इंडिया से टच हैं और इस तरीके से. और ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ये सारे जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज आ जाएंगी. ऑस्ट्रेलिया एंड पैसिफिक ओशन में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है. समझ लेते हैं ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका में एंड ये वाला जो है ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप में हमें देखने को मिलता है. ये हमारा साउथ एशिया एंड ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है एंड हमें ये ऑस्ट्रेलियन रीजन, पैसिफिक रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है. तो आपको इंडस्ट्रीज डिजास्टर भी देखने को मिलते हैं. क्या आपने सुना है कि 3 नवंबर 1984 को रात के 12:30 बजे आपको ये ट्रेजेडी देखने को मिली थी भोपाल में. कौन से? भोपाल में देखने को मिली थी. और कौन सी डिजास्टर थी जिसमें अ, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फेल हो गई थी, जिसकी वजह से ये देखने को मिला था. तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. ये वाला इंसिडेंट भी आप देखेंगे जो कि गैस ट्रेजेडी में थी, ब्लो आउट इन द गोवा. तो ये आप देखेंगे, ठीक है. कि रिस्क रिडक्शन मेजर क्या होते हैं जब भी कोई ट्रेजेडी या कोई भी इंडस्ट्री में इस तरीके हादसा होता है तो क्या हम किस तरीके से कर सकते हैं. तो हम देख लेते हैं. नंबर 1, डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया. जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो हाउस होल्ड से अलग होना चाहिए. पीपल स्टे इन द
Vicinity of industries should be aware of the storage of toxin, hazardous substance, and their possible effects in case accident occurs. तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें जहाँ पर भी रखी हुई हैं, तो हर किसी को उस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी जो केमिकल्स हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, या कोई कौन से सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक होनी चाहिए ताकि कोई भी इंसिडेंट हो तो वो उससे उसकी अवेयरनेस की वजह से वो बच सकें, ठीक है, और कम से कम लोगों की जान माल की हानि हो। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम वहाँ पर होना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंसेस शुड बी लिमिटेड और लिमिटेड होनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्शन क्वालिटीज इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव होनी चाहिए कि कई बार इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह होने की वजह से भी ये रिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की। तो वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री देखने को मिलती है। आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज अ अमर्जिंग इंडस्ट्री। तो जो हमारी टेक्सटाइल वगैरह है, आयरन ओर है, स्टील है, तो ये हमारी ओल्ड इंडस्ट्रीज है और टेक्नोलॉजी हमें लेटेस्ट डेवलप हुई है, ठीक है। The countries in which iron ore industry and steel industries is located are Germany, USA, चाइना, जापान, रशिया, जो कि हम मैप में अभी देखेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान, एंड मेजर हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलोर रीजन इन इंडिया। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में।